नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 2 मई 2020 है, दिन है सैटरडे। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशल टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म। उसके बाद कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। पोस्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की है अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ, तो इसको देखेंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकर्स के बीच में एक मीटिंग हुई है। इट इज़ अबाउट NBFCs। ई कॉमर्स, अमेजोन ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। रूरल EMIs के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर कुछ हमें पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लास्ट में 200 मोर मंडीज एडेड टू ई नाम। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। दिस वन इज़ फॉर योर UPSC यानी कि सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं देन यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आप घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट के ऊपर से आपकी पूरी प्रिपरेशन कर पाएंगे। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। कुछ IAS ऑफिसर्स ने भी अपना योगदान दिया है इस कोर्स को डिज़ाइन करने में। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है ये कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर फोन और एल्स ऑन योर टैबलेट। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट ट्रैवल एंड टूरिज्म। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री। दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से एक है ट्रैवल एंड टूरिज्म। दुनिया भर में 10 में से एक जॉब जो हैं वो इस क्षेत्र से होती हैं। 1 in every 10 जॉब्स ग्लोबली, ग्लोबल आंकड़ा है रफली 330 मिलियन लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। दुनिया की GDP में 10% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म से आता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आपको पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हैं एग्रीकल्चर। नंबर 2 के ऊपर कौन है? नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में किस क्षेत्र में काम करते हैं? दिस इज़ योर क्वेश्चन। आई होप रेगुलर स्टूडेंट्स आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिए और इसका आंसर जो है वो ढूंढकर आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना होगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि टूरिज्म ग्रोथ कुड बी डाउन बाय 20 to 30%। मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म जो है उसमें 20 से 30% जितना ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। और लॉस जो है इस इंडस्ट्री का नुकसान 30 से लेकर $50 बिलियन का हो सकता है, ऐसा UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेशन है। मेरा मानना है कि ये नुकसान जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लगभग 30 या फिर उससे भी ज़्यादा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डायरेक्टली ट्रैवल एंड टूरिज़म के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ट्रैवल एंड टूरिज़म पॉजिटिव में है तो ये सारी इंडस्ट्रीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव में रहेगी। अगर ट्रैवल एंड टूरिज़म में ड्रॉप हैं तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो कैन यू इमेजिन कि इसकी रिपल इफेक्ट कितनी बड़ी हो सकती है? आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जब हम एक फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वी फील लाइक कि जस्ट हम फ्लाइट में बैठे हैं, पेट्रोल का ही खर्च है। लेकिन अगर लोग कम ट्रैवल करेंगे, एंड ऑफ कोर्स लोग अब तो कम ही ट्रैवल करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो फ्लाइट में जो आपको खाना पीना मिलता है तो वो खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हैं, फिर जो खाना बनाते हैं, तो ऐसी पूरी जो उसकी चेन है, जो सप्लाई करते हैं, ये पूरी चेन डिसरप्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जॉब्स जो हैं वो चली जाएगी। तो जस्ट इमेजिन कि इसके रिपल इफेक्ट कितनी बड़ी हो सकती हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को स्टार्ट करना थोड़ा इजी होगा कंपेयर टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये एक ऐसा सर्विस का सेक्टर है कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने में एक वक्त लगेगा। जब तक दवाई नहीं मिलेगी तब तक वही सारे लोग ट्रैवलिंग करेंगे जिनको बिजनेस के लिए या फिर मेडिकल रीजंस के लिए अगर उनको ट्रैवल करना है। जो एडवेंचर के तौर पर फ्रेश होने के लिए जो हम ट्रैवलिंग करते थे, आई डोंट थिंक सो कि इतना रिस्क जो है वो कोई उठाएगा।
बिफोर दिस मेडिसिन या फिर वैक्सीनेशन। तो एक लंबे टाइम तक ये टूरिज़्म सेक्टर जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव या फिर एक बहुत ही बुरी हालत में हमें देखने को मिलेगा। और इसी वजह से इट इज़ इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है हैंड होल्डिंग करे। हैंड होल्डिंग यानी कि गवर्नमेंट को इस टूरिज़्म सेक्टर को, ट्रैवल एंड टूरिज़्म को मदद करनी चाहिए। जॉब्स सेव करने के लिए पैकेजेस, डेडिकेटेड पैकेजेस इनके लिए निकालने चाहिए। हमारे देश में और पूरी दुनिया में इस क्षेत्र में 80% जितने जो बिजनेस हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो दैट इज़ अनदर चैलेंज। बहुत सारे देशों में, खास करके वे सारे देश जहाँ पर उनकी इनकम का वन ऑफ द मेन सोर्स जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म है, तो वहाँ पर पेरोल सपोर्ट हैं, लिक्विडिटी और क्रेडिट गारंटी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने दी हैं। लेकिन हमारे देश में हमें सबसे पहले तो इस पूरे क्षेत्र को एक इंडस्ट्री का स्टेटस देना होगा ताकि लिक्विडिटी और क्रेडिट इनको मिले। जो जीएसटी ट्रैवलिंग टूरिज़म के ऊपर एप्लीकेबल हैं, फॉर एग्जांपल आप होटल में जाते हैं तो जो जीएसटी हम पे करते हैं, तो इसको कम करने के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। फिर इंटरनेशनल टूरिज़म तो हमें कम ही मिलेगा, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम डोमेस्टिक टूरिज़म जो है उसके ऊपर फोकस करें। वे सारी जगहें जहाँ पर डेवलपमेंट की आवश्यकता है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है, तो हमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम। चीज़ें काफ़ी आपको कम दाम में मिलेगी बिकॉज मार्केट जो है वो डाउन है। तो जो लोग हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको भी जॉब्स मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाएगा, और जब चीज़ें सेफ हो जाएगी तब लोग इन सारी जगहों पर घूमने के लिए भी जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू बनाया है, तो जब वो बन रहा था तब बहुत सारे लोगों ने बता रहे थे कि ये खर्च है, ये दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी एंड थिंग्स। आज भी बहुत सारे लोगों का शायद ये ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि इसके बनने के बाद कितने सारे लोग जो हैं वो हर रोज़ वहाँ पर जाते थे। तो जो खर्च किया, खर्च तो करना ही पड़ता है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन उससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी। वहाँ पर जाने का जो पूरा रास्ता है, तो वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, छोटे बड़े बिजनेसेस जो हैं वो उनको उनको नए ग्राहक मिलते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए। और डोमेस्टिक टूरिज़्म को हम इतना ज़्यादा, मीन्स ओवरऑल अगर टूरिज़्म की बात करें तो सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, तो एक छोटे से देश में भारत से भी ज़्यादा हर साल टूरिस्ट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। हमारे देश में कितनी यूनेस्को की साइट्स हैं, हिस्टोरिकल कितनी सारी जगहें हैं, और सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, आपको नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स के लिए फ़न प्लेसेस भी हैं गोवा, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। बड़े शहर देख सकते हैं, ग्रामीण भारत देख सकते हैं। तो कितनी वैरायटी है। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको हम एक टूरिज़्म स्पॉट के तौर पर डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उतना ज़्यादा नहीं किया है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको डेवलप करें। और जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी फ्यूचर में, जब सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, तब फॉरेन के टूरिस्ट भी हमारे यहाँ पर आएंगे। और जिन जिन होटलों को, जिन जिन ऐसे बिजनेसेस को थोड़े बहुत पैकेजेस या फिर हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, वो भी हमें देनी पड़ेगी ताकि छोटी बड़ी सारी जॉब्स जो हैं उनको हम सेव कर सकें। एक स्वदेश दर्शन स्कीम जो है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। बुद्धिस्ट सर्किट जो हैं, ये जो बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई जो जो जगहें हैं, तो वहाँ पर कितने सारे देश के लोग हैं। श्रीलंका से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। फिर वी हैव पीपल फ्रॉम म्यांमार, आसियान देशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसको हमें डेवलप करने चाहिए। और फ्यूचर में ये सारे एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे और बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टूरिज़्म की है वो ये है कि इसमें वेल पेड जॉब्स जनरेट होती हैं। टूरिज़्म में बहुत पैसा है। जब लोग बाहर आते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो 10-15 रुपए वो ज़्यादा खर्च कर देंगे तो उनको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में वैसे देखा जाए तो पैसे भी बहुत हैं, तो अच्छी क्वालिटी की लाइफ भी लोगों को मिल पाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की है, राइट। ये मीटिंग में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को टच किया गया, जैसे कि सिविल एविएशन, पावर, लेबर सेक्टर। और अमित शाह
निर्मला सीतारमन जी, फिर पीएमओ का स्टाफ, हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा साहब, तो और दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स इसमें उपस्थित थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफेंस और एरोस्पेस, कोल एंड माइनिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सारे क्षेत्रों का एक रिव्यू लिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिव्यू कर पाएंगे। थर्सडे से ये डे लॉन्ग मीटिंग्स जो हैं इसकी शुरुआत हो चुकी हैं और वीकेंड तक, कल तक यानी कि संडे तक ये मीटिंग्स जो हैं वो चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 4th से लॉकडाउन 3.0 जो है वो किक इन हो जाएगा। तो ग्रीन जोन में बहुत ज़्यादा छूट हैं, फिर येलो या फिर ऑरेंज जोन है एक, तो वहाँ पर मीडियम छूट दी गई है, और रेड जोन में आज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में थरोली डिस्कशन होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिविल एविएशन सेक्टर को जल्द से जल्द वापस रिस्टार्ट करने के बारे में एक एक पॉइंट उन्होंने रखा है। इसी के साथ एयर स्पेस जो है उसका इफ़ेक्टिव यूज़ करना, कि कम से कम फ्लाइंग टाइम, आपको शायद पता होगा लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे फ्लाइंग जोन्स हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। तो अब कॉमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वहाँ पर भी इन सारे जोन्स का इस्तेमाल कर पाएगी, ताकि जो शॉर्टकट हैं उसका इस्तेमाल किया जा सके, फ्यूल को सेव किया जा सके। तो जो भी मदद जिस प्रकार से हो सकती हैं तो वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट में से कैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये सारे टॉपिक्स भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने टच किए हैं। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी उन्होंने बताया। फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 24/7 क्वालिटी एंड रिलायबल पावर घर घर तक पहुँचे, हर एक व्यक्ति को मिले, तो ये भी सुनिश्चित करने के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स, तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक मीटिंग जो है वो चल रही है, और संडे तक यानी कि कल तक ये मीटिंग्स जो हैं वो चलती रहेगी। फिर उसके बाद हमें प्रॉपर इसके ऊपर और ज़्यादा विस्तार से डिटेल्स मिल सकती हैं। आपको याद होगा मोराटोरियम के बारे में हमने काफ़ी सारी बातचीत की है। आपको पता है कि 3 महीनों का जो मोराटोरियम देने की बात थी, तो NBFCs को ये मोराटोरियम मिलेगा नहीं मिलेगा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि ये मोराटोरियम का लाभ जो है वो NBFCs को भी मिलना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश की जो टॉप बैंक्स हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको मीटिंग पर बुलाया। स्टार्टिंग में SBI और पंजाब नेशनल बैंक, ये कुछ ऐसी बैंक्स थी जो मोराटोरियम NBFCs को मोराटोरियम देने से इतनी राज़ी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको अब प्लान बनाना होगा कि ये 3 महीनों की जो छूट है तो वो कैसे वो रोल आउट करेंगे। ई कॉमर्स की बात करें तो अमेज़ोन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अमेज़ोन के लिए भारत जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, और ई कॉमर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखे गए थे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। बीच में ये भी खबर आई थी कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो बेच पाएंगे इन लॉकडाउन 2.0 के स्टार्टिंग के टाइम पर, लेकिन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑल ऑफ द सडन ये बताया कि एसेंशियल चीज़ें ही, खास करके ग्रोसरीज और ये सारी चीज़ें ही आप बेच पाएंगे। तो बेसिकली इससे अमेज़ोन का जो बिज़नेस है वो अफेक्ट हुआ है, नुकसान भी है। लेकिन अब 4 मई से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर छूट दी जाएगी, राइट, ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में। तो यहाँ पर ये जो अमेज़ोन है और ई प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपने ऑपरेशंस को फिर से रिज्यूम कर पाएंगे। रेड जोन्स में रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बड़े बड़े जो मेट्रो शहर हैं तो वो रेड जोन्स में हैं, तो वहाँ पर इतना बिजनेस नहीं होगा, लेकिन छोटे बड़े टाउन्स में वो अपना बिजनेस जो है वो बैक टू नॉर्मल कर पाएंगे होपफुली। रूरल EMIs की बात करें तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि फार्मिंग कम्युनिटी जो हमारे किसान हैं, तो 20 से लेकर 25% जितने किसान हैं जिन्होंने मोराटोरियम का इस्तेमाल नहीं किया है, ये ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो दैट्स ए गुड न्यूज़। बहुत सारी अलग अलग बैंक्स जो हैं उनकी रूरल ब्रांचेस में कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है कंपेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में बहुत सारे, सिटी एरिया में बहुत सारे लोगों ने मोराटोरियम का ऑप्शन जो है उसको ऑप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर अच्छी फसल है, और फसल के साथ साथ ये भी एक विश्वास है रूरल इंडिया में कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर वो इतने ज़्यादा इस पैसे को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित नहीं है। यही हमें सिग्नल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। ज़्यादातर लोन्स जो हैं ग्रामीण विस्तार की वो ट्रैक्टर्स खरीदने में या फिर पिकअप व्हीकल्स खरीदने में होती है, तो टाइम पर उन्होंने पैसे पे किए हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। और
एक और अच्छी बात है कि जो पहले फिजिकल पेमेंट यानी कि कैश में वो पैसे देते थे, ब्रांचेस में जाकर डिपॉजिट करवाते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट का उपयोग किया है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल अब ग्रामीण विस्तार में भी हमें देखने को मिलेगा। लास्ट खबर है 200 मोर मंडीज एडेड टू ईनाम। यू नो इट वेरी वेल, ईनाम जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो अब 200 मंडीज, तो टोटल अब हो गया है इसका 785। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना यह है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ, मई के अंत तक 1000 जितनी मंडीज जो हैं उसमें जुड़ जाएगी। तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग। आप पूरे देश भर में हमारे किसान जो हैं वो किसी भी जगह पर अपना सामान जो है वो भेज पाएंगे। और धीरे धीरे हमें चाहिए कि ये जो APMCs हैं, APMCs में से जो बीच में कमीशन चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें चली जाए, डायरेक्टली किसान ऑनलाइन चीज़ों को बेच पाएँ। और आपको पता है जैसे ये जो हम ओला और जो दूसरी कंपनी है उबेर ओला, तो इसका जैसे ऐप के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी ही चीज़ इसमें भी की जा सकती है कि लेट्स से अगर आप एक ट्रक चावल पैदा किया है, तो इनाम के ऊपर आपको कोई ऑर्डर मिल गया, तो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और फिर आपने ट्रक जो है उसको बुक कर दिया वहाँ पर, और ट्रक जो है वो आएगा, आपका सामान जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपके खेत तक सारी चीज़ें, मीन्स ट्रक आएगा, सामान जो है वो कलेक्ट करके आपको फिर पैसे मिल जाएंगे, एंड दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन। आपका जो हेडेक है वो चला जाएगा, आपको जो 3-3 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहना है, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगा किसानों को। तो ये हमारा फ्यूचर होना चाहिए कि किसानों को इसकी राइट प्राइस मिले। और गवर्नमेंट का एक सपना है वन नेशन वन मार्केट एज फार एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन भी इससे कंट्रोल होगा, किसानों के पास भी ज़्यादा पैसे आएंगे। तो दैट्स गोइंग टू बी ए वेरी गुड थिंग इन फ्यूचर जब ये हो जाएगा। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2016 में, उस टाइम पर 21 मंडीज़ थी, और रजिस्टर्ड फार्मर्स जो हैं वो आज 1.66 करोड़ हैं, और 1.28 लाख ट्रेडर्स जो हैं ट्रांजैक्ट कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। आज सैटरडे है और कल है संडे, तो संडेज को डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के लेक्चर्स नहीं होते हैं। अब मेरी मुलाकात डायरेक्टली आपसे होगी मंडे को। तब तक के लिए एन्जॉय योर वीकेंड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।